श्री रविकांत नागराज जी, सभी सारी टीम से सभी पार्षद गण एक बार ये सिग्नेचर और हमने रोहतक में एक हल में हलस जो थी वो कलम के रूप में थी आज, और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण एक बार सभी जोड़ोगे ग्रुप फोटो के लिए सभी से निवेदन है कि ग्रुप फोटो में सारे बोलोगी जोड़ोगे ग्रुप फोटो। भारत माता की, भारत माता की। चौधरी छोटूराम मगर इस सरकार का ध्यान एक जो हालात हरियाणा में गुंडागर्दी इतनी हो गई है, मैं गुहाना की बात करता हूँ। गुहाना में हर रोज अब भी कम से कम 10-15 धमकियां क्योंकि तो यह सरकार बिल्कुल भी गुंडागर्दी पर 0% पे काम कर रही है। क्या बताओगे आगे आने वाला? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे भी आपकी सरकार आए और इस गुंडागर्दी में आप क्या करोगे? हम काफी परेशान हैं गुंडागर्दी से। संदीप जी आपकी बात इसमें बदल है, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत वर्षों से बहुत गहराई से अध्ययन करता हूँ बातों की। एक बात तो ये समझो कि जिस प्रकार के लोग ऐसे अनवांछित काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, उनको या तो कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा मिलती है ये काम करो, या उनका कोई लोभ लालच होता है, या उनका रास्ता कभी न कभी बिगड़ गया होता है, वो रास्ते से भटक जाते हैं। इलाज तो यही है, या तो उनको समझाया जाए और नहीं समझे तो उनको दंडित किया जाए, और दंडित करने का काम निश्चित रूप से सरकार का पुलिस के माध्यम से होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान करते हुए इस इलाके में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कुछ गैंग बने हुए हैं, और वो गैंग यहाँ से ऑपरेट नहीं कर रहे, वो विदेश में बैठे हुए, दुबई में बैठते हैं, यूएसए में बैठते हैं, यूके में बैठते हैं, कुछ लोग हैं उनका नाम भी पता है, और वो वहाँ से इस प्रकार के फर्जी फॉक्स कॉल जिसको कहते हैं, किसी का नंबर लिया उसको फोन करते हैं, और जब उसके उस फोन का हमें पता लग जाता है तो उसको हम व्हाट्सएप वगैरह से कटवा भी देते हैं। जहाँ कहीं पकड़ने की बात आती है लोकल धन जाते से पकड़ते हैं, विदेश में बैठे व्यक्ति को पकड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी हमने दुबई से भी गैंग पकड़े हैं, हमने विदेशों से गैंग पकड़े हैं। एक ये जो खास करके दिल्ली के आसपास का इलाका है, उसमें पहले तो ये गुड़गांव में फरीदाबाद में बहुत होता था, अब ये सोनीपत झज्जर ये इलाका जो है इसमें थोड़ा ही ज़्यादा चल रहा है। उसका एक कारण ये भी है, लोगों की जो खुशहाली आती है वो टारगेट करते हैं कि आदमी ऐसा है, इसको फोन कॉल करो, जान तो किसी को प्यारी है, थोड़ा धमका दो क्योंकि इतना पैसा दे दो, और नहीं तो हम जो है कुछ भी कर देंगे। कभी बार घटनाएँ हुई भी हैं, हम जो भी कोई कॉल आती है ऐसी, उसका हमारे डीजीपी खुद जाना पड़े, डीजीपी को सख्त हिदायत है ऐसा कोई भी आदमी जहाँ काबू हुआ है पकड़ना पहला काम है, पकड़ को उसको न डालो। मानो पकड़ नहीं आता है और कहीं कोई शरारत करता है, आमना सामना होता है तो बिल्कुल हिचकना नहीं है, उसके साथ जो व्यवहार आए वो ना करो, लेकिन गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ मुझे पता मतलब जो हलवाई है हमारे जो माता जलेबी, उसको भी कॉल आई, बाद में एक आरती को कॉल आई, अभी हमारे ये जो मेयर जो यहाँ के चेयरमैन है उनके पति क्या नाम इंद्र जी, उनको कॉल आई, हमारे लोगों को आ रही है और भी लोगों को आ रही है, लेकिन इस समय की पूरी सावधानी पूरा ध्यान सरकार का भी है। हाँ, कोई सूत्र अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए, जरूरी है कि शोर मचा के बताना है, आप चुप करके जानकारियाँ संबंधित अधिकारी या हमारे कभी भेजोगे, हम जो कुछ करना होगा उसके बाद करेंगे। घटनाएं न हो ये बात, लेकिन होने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई ये सरकार का अगला काम है, कार्रवाई करने के पीछे बैठेंगे। और अगर इसमें कोई लापरवाही कोई अफसर करेगा, कोई पुलिस का सिपाही कर्मचारी अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ी वो भी मिलती है, ऐसा नहीं करें, उनको छोड़ते नहीं है, चाहे लैंड ऑर्डर की बात हो,
चाहे करप्शन की बात हो, कोई एक बार मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी हम करते हैं। और जहाँ तक आज से 10 साल पहले की बात मैं करता हूँ, उस समय भी घटनाएं होती थी, आज भी होती है। कोई समय ऐसा भी इसमें क्या होगा कि रामराज्य आ गया हो, अभी उस प्रकार का लाभ स्थिति में नहीं आया। समाज का सहयोग चाहिए, और समाज के सहयोग में भी खास करके जिन परिवारों के ये बच्चे नौजवान बिगड़ते हैं, उन परिवारों का सहयोग जरूर चाहिए। अगर उन परिवारों का सहयोग हो जाएगा तो फिर बच्चा हिम्मत करता नहीं, कोई उत्साह किसी तरह से ना हो, सरकार का सहयोग करें, एक्शन लेने में कोई ढिलाई नहीं बनती जाएगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ। माननीय मनोहर जी, मैंने 2018 में देखा है, पहले चिट लेके जानी पड़ती थी नौकरी के लिए, लेकिन आपने जो बोला वो करके दिखाया, किसी की सिफारिश बगैर सबको मौका दिया है। परंतु एक बात का को फोकस करवाना चाहता हूँ, मैंने हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग से करनाल में जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से डिप्लोमा किया है, गार्डन सर्टिफिकेट जिसमें माली का पद होता है, वहाँ से मैंने पूरा सीख की पहचान भी करी है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। आपकी जो एक कौशल रोजगार निगम के तहत है, तो उसमें तस्वीर बेच के लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जिसके पास डिप्लोमा है उसको प्राथमिकता दी जाए। ऐसा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, इसके नंबर मिलते हैं। पहले 2 नंबर मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, फिर 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, ऐसे 10 नंबर मिलते हैं। फिर जो अतिरिक्त कोई कोर्स होता है, जैसे आपने बताया माली का कोर्स डिप्लोमा का रखा है, इसके नंबर अलग मिलते हैं। इसलिए जो नंबर का फर्क है वो अपने आप ही उसको प्राथमिकता दिला देता है। हम ये नहीं कर सकते कि केवल डिप्लोमा तो देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि माली के काम के लिए डिप्लोमा करना अच्छी बात है, लेकिन माली का काम ऐसा है कि बिना डिप्लोमा किए भी अगर कोई नंबर आता है अच्छा, तो वो भी कर सकता है। माली के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रुप डी की है, वो 10वीं रखी है। डिप्लोमा के अलग से नंबर मिल जाएंगे ताकि उसको दूसरों से वरीयता मिले, प्राथमिकता मिले, ये सिस्टम बनाया होगा। और हर बात के लिए सिस्टम लाना पड़ता है। आज केवल डिप्लोमा कर दें तो कोई भी खड़ा हो जाएगा कि भाई डिप्लोमा की इसमें माली के इसकी बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, सफाई के काम में बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, और जो ग्रुप डी की नौकरियाँ हैं, तो डिप्लोमा एडिशनल क्वालिफिकेशन तो हो सकती है। मिनिमम जो है ग्रुप डी के लिए 10वीं, ग्रुप सी के लिए 12वीं, ये सारे क्वालिफिकेशन रख के आगे मैं आपसे युवाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपकी पार्टी युवाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में क्या सोचती है? मुझसे आप क्या सोचते हैं? युवाओं की राजनीति में सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए? आप ध्यान करेंगे तो आज यहाँ जो लोग बुलाए हैं, हमने बुजुर्ग नहीं बुलाए, कदू का आगे होंगे, मेरे जैसा भी बुजुर्ग आ गया यहाँ के सामने, आप से भी कदू का आ गए, यहाँ 95% लोग युवा बैठे, और युवाओं के साथ चर्चा करने का मतलब ये है कि युवाओं को सारी बात की समझ लगे, युवाओं को ठीक दिशा मिले, और युवा हर काम में आगे आए। आखिर युवा अवस्था ऐसी होती है जब भी लोग अपनी दिशा तय करने का सारा जीवन उसको चलता है, क्योंकि हमारी एज ऐसी है उसको बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। मानो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मुझे युवा अवस्था में, ये 1975 की बात है, मेरा जन्म चंबल का है, सिर्फ 21 साल की उम्र थी, देश में एमरजेंसी लग गई, 18 महीने में एमरजेंसी देखी, मैंने कभी जेल में नहीं गया मैं, लेकिन उन पर उस समय पता लगा कि देश क्या है। लोग लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों के आधार पर उसी समय सोचने लग गए। और 75 के बाद 87 4 साल के बाद मैंने एक कार्यक्रम था कोई प्रयागराज में, तो प्रयागराज में जब त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का नाम मिलाप होता है। 27 जनवरी शाम को 5 बजे त्रिवेणी संगम पर खड़े होकर संकल्प ले लिया था कि मनोहर लाल, ये जीवन देश के काम आना चाहिए, ये किसी व्यक्ति के काम नहीं करना होगा। उस समय उम्र थी 79 में मेरी 25 साल। 25 साल की उम्र में घरवाले भी तैयार होते हैं, भाई छोड़ न बांध दो, कहते हैं ना, लेकिन अब बंद ऐसे बच गए, धर्म की जिम्मेदारियां कोई व्यक्तिगत बसाई नहीं, और देश के काम में लग गए। तो युवावस्था में बहुत कुछ होता है। आप युवावस्था में आप आए हैं,
इसमें कोई ये कहते नहीं युवाओं के लिए तो अलग से पार्टी पहले आरक्षण कर दे, युवाओं के लिए करेंगे, ये करेंगे। हम युवाओं को ही आगे ला रहे हैं। हाँ, युवा जोश में काम करता है, धीरे धीरे वो संभल करके उसका होश भी बढ़ता है, जोश होश के साथ आगे बढ़े। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, उस अनुभव के आधार पर आगे राजनीति में लोग बड़ा बड़ा काम भी करते हैं। आज मोदी जी की उम्र भी 72 साल है, लेकिन मोदी ने कहा कि हम 75 साल से ऊपर आगे नहीं बढ़ाने देंगे राजनीति में, सक्रिय राजनीति 75 तक करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। क्यों किया? ताकि अगर ये 75 के बाद 90 तक चलते रहे तो नीचे से नए नहीं आएंगे। 75 रुपये लगा दी ताकि नीचे से 40 साल के, 45 साल के, 50 साल लोग आगे बढ़ने चाहिए। हमारा देश युवा देश है, युवाओं पर भरोसा है, और युवा जितना आगे बढ़ करके कर सकता है देश समाज के लिए। शायद हाँ, अनुभवी आदमी का अनुभव काम आता है, लेकिन मेहनत, ऊर्जा, शक्ति, जोश वो युवा में होता है। और कभी कभी युवाओं को कोई बात कठिनाई आती है तो रास्ता बुजुर्ग निकालता है। एक कहानी हमने सुनी है ना कि भाई बारात जानी थी और लड़की वालों ने शर्त लगा दी कि भाई बारात में बूढ़ा नहीं लाओगे, कोई सारे नौजवान आओगे। तो उस बाराती वालों ने, लड़के वालों ने कह दिया ठीक है, हमारे तो बहुत हैं, हमारे जो नौजवान है वो ही आएंगे, अच्छा नाचेंगे, कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, नौजवान की कमी थोड़ी, नौजवान आएंगे सारे। एक बूढ़े को उसको पता लग गया, उस बूढ़े ने सुना कि ये तो शर्त मान के आ गए, उनकर बात सुनो। उसके बाद मान ली ठीक है, दिखाओ, सारे नौजवान दिखाओ, लेकिन एक आध बूढ़े को छुपा के ले जाओ। कहीं संकट में बजाओगे और संकट में बाहर निकालेगा तो एक बूढ़ा निकालेगा। उन्होंने बूढ़े की बात मान ली। एक ट्रक होता ना बड़ा सा, उस ट्रक में बूढ़े को बिठा दिया, थोड़ा सांस के लिए रास्ता बना दिया, आवाज़ उसकी निकल सके रास्ता बना दिया, और बस में चढ़ा दिया बूढ़ा। चढ़ा के ले गए और आगे लड़की और शाम को खाना खिलाने लगे। तो कहने लगे देखो भाई, हम रात्रि 25 और हमारे पर जो हलवा बना है ये 25 घड़ी हलवा है। घड़ी समझते ना कितना होता है? 5 सेर, किलो में 5 सेर की घड़ी होती है कि 25 घड़ी हलवा है, 25 रात्रि हो। हर किसी को एक एक घड़ी बांट के आवेगा, पूरा हलवा खाना पड़ेगा। ये पूरा हलवा खा जाओगे तो छोरी भेज जाएंगे, और पूरा हलवा नहीं खा सके तो हम छोरी भेज जाएंगे। संकट में एक घड़ी 5 सेर हलवा कोई कोई को खा जाए, सारे कैसे खाएंगे? अभी संकट में बूढ़ा याद आ गया, जाओ वापस पूछो। तो बूढ़े को वहाँ रंग के साथ अपना मुंह लगा कर सवाल बताइए, सुनाइए, ये संकट आया, इसका इलाज बता। कि भाई इतनी बात है इतनी कि ठीक है, उन लोगों को ठीक है, 25 घड़ी 25 रात्रि सारा खाएंगे। हमारी भी एक शर्त है क्या कि एक बार एक घड़ी आएगी, एक घड़ी आएगी, फिर दूसरी घड़ी आएगी, फिर तीसरी आएगी, 25 घड़ी पूरी खत्म करने तो छोड़ी भेजी हो, नहीं तो नहीं। जाकर कह दिया और बताया, बता कर कहना भाई थारी अकल तो नहीं है, हमको डाला है साथ में। भले ही चुटकुला, लेकिन बुजुर्गों के अनुभव होते हैं, उसके अनुभव से नौजवान सीखता है, नौजवान अच्छा काम कर सकता है। नौजवानों की हमें ना जरूरत है। बीजेपी में हमने अलग से युवा मोर्चा बना रखा है, उस युवा मोर्चा के माध्यम से ट्रेनिंग होती है, बहुत काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, सभाएं में सेवा करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ के खड़े भी हो जाते हैं, और उन्हीं युवाओं में से बहुत लोग आगे निकलते हैं, आगे पीढ़ी चलती है। इसलिए युवाओं आपका सहयोग चाहिए, हम साथ में आपको जितना वो तो बात मैंने बता दी सर। दूसरी एक तो प्रशासनालय मारे का जी तब ये की बताओ आप मारो का जो तुम्हारा है पटवारी होया तो सीधा आपका बड़ी ना चलिए इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये मांगे जी खुली ठीक है, अगर कोई ऐसी शिकायत है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम किसी के माध्यम से फिर होना कि कौन आदमी है, फिर उसका हम अपने तरीके से जांच करेंगे और उसको सजा करेंगे, सजा माननीय हमारे स्टेट में स्टडीज में काफ़ी ग्रोथ हुई है, बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटियाँ भी आई हैं हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी। तो सर मैंने अपने पास में एक यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, 1.5 साल पहले उन्होंने PhD में एडमिशन ले लिया। उन्होंने पहले बोला कि आप नेट JAF का पेपर करो, हम स्कॉलरशिप भी दिलाएंगे। सर 1.5 साल तक आप कर दिया, मैंने नेट JAF का पेपर हुआ,
घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मेरी फीस भरी जा सके। और उन्होंने पहले तो 1.5 साल घुमाया, फिर बाद में पेपर क्लियर होने के बाद मेरी स्कॉलरशिप भी नहीं दी, अब फीस भी वापस नहीं दे रहे हैं। और डॉक्यूमेंट मांगने जाओ तो सर वो धमकी दे रहे हैं कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर देंगे, फलाना ढिमकाना। क्या 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 नाम आपका? रोहित पहल नाम है। हाँ रोहित जी, अभी बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत केस है, आप जरा लेखक के कागज में जाने से पहले भी दे सको मुझे दे दो, और उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्या उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है उसको हम देखेंगे। बाकी हमने पढ़ाई में सोनीपत जिले को एक प्रकार का ये शिक्षा का हब बना हुआ है। हमने देखिए लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई है, यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ है खानपुर में, यहाँ जनता बुढ़ाना की यूनिवर्सिटी भी टेकओवर करने की चल रहा प्रोसेस चल रही है, वो हो जाएगी। यहाँ लाइव में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसी कार्यकाल में 3 यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग से, जिंदल यूनिवर्सिटी अलग चल रही है, अशोका यूनिवर्सिटी अलग चल रही है, और साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी और भी आए हमारे पास के हमको जगह दे दो यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं। IIT का एक 10 एकड़ में सेंटर यहाँ बन रहा है, तो इसलिए सोनीपत जिला शिक्षा का हब बना हुआ है, उसमें तो कभी नहीं। हाँ व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत करना ही है, जैसे आपकी है तो इसको हल करने नहीं करेगा। सर हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी थी सर, पुलिस ने भी सुनवाई नहीं करी थाने में। इसकी जानकारी ऐसे नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, आपको बात बताओ, आप लिख के दो, मैं उसकी जानकारी आपको लिख के दूंगा, ठीक है? नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार सर मेरे भाई की एक सवाल कर रहे थे शिक्षा के हक के बारे में, तो आपने भी जिक्र किया जनता विश्वविद्यालय के नाम पे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मुद्दा सर पिछले 3-4 सालों से चल रहा है सर, और इस बारे में कोई भी ठोस कदम अभी तक उठा जबकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बना बनाया है सर, कोई जिलों से शुरुआत नहीं करनी है सर, प्रदेश में भी विश्वविद्यालय में ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी मांग है सर, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है सर, कृपया करके इसकी संज्ञान लीजिए। देखिए क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी उलझ जाती हैं, इसमें सहमति ना बढ़े, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, सहमति वहाँ की मैनेजमेंट से बनानी पड़ती है। मैं आपको इतने सारे लोग बैठे बताई देता हूँ। पहली बात तो यह है कि वहाँ की मैनेजमेंट एक मत नहीं थी, अलग अलग मत थे। दूसरा, उस यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी कराना चाहते हैं या गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, एक ही निर्णय उन्होंने करना है। तीसरा, वो कहते सारा का सारा स्टाफ एज इट इज आप ऑब्जर्व करो। हमने कहा जिस दिन यूनिवर्सिटी की बनाने की बात आई थी उससे पहले का फर्क है, लेकिन यूनिवर्सिटी की चर्चा करने के बाद ये जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ निर्णय हो जाती है, कुछ लोग भर लिए, चलो तो सरकार ले लिए, जिसको भर लो इसको भर लो। उसके बाद के जो लगे हुए लोग हैं वो जो प्रक्रिया है चयन की, उस चयन की प्रक्रिया में उनको लाना पड़ेगा। जो पास हो जाएंगे, जो सिलेक्शन हो जाएंगे लगेंगे, इनके सिलेक्शन में भी नहीं लगेंगे। हालांकि अंदर की बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, फिर भी जो चल रहा है आपको बता दिया। 2-3 फैसले जैसे होंगे यूनिवर्सिटी लेने के लिए सरकार ने कोशिश लगा दिया है इस सारी प्रोसेस। भाई रविंद्र जागरण जी ने बहुत बोल दिया, उन्होंने बहुत तसल्ली तौर पे इस मुद्दे में बहुत परेशानी है। कम हुआ जी। अगर आगे जो सरकार आएगी आपकी, तो किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए किसान जो है उसकी जमीन का भाग होता है, जमीन का टुकड़ा होता है उसके पास, और अपने यहाँ एक सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम कि बाप की जमीन बेटे बेटियाँ, अपने तो बेटे बेटे बांटते थे, बेटे भी बांटने लगे हैं। अच्छा प्रावधान है तो बेहतर नहीं है। मान लो परिवार में एक जमीन 500 बढ़ गई, अगली पीढ़ी में वो 500 की फिर और 4 बढ़ गई, तो जिसके 5 किले थी वो आधा नहीं बचेगा, राजना आएगी। जमीन की जो छोटी होती है सबसे समस्या है। 5 एकड़ तक का किसान अपने परिवार को अच्छे प्रकार से गुजारा करता है। आजकल थोड़ा आमदन अच्छी बढ़ी है, कैश क्रॉप्स आ रहे, साथ में एडिशनल काम शुरू हो गए, कहीं मशरूम का फार्म शुरू हो गया, कहीं मधुमक्खी का शुरू हो गया, कहीं मछली पालन हो गया, कहीं फूलों की खेती हो गई, सब्जी की खेती हो गई। इसके कारण से अब 3 एकड़ तक भी किसान की आमदन ठीक ठाक होती है, लेकिन इससे छोटी खेती में किसान का मुश्किल से गुजारा होता है। छोटे किसानों को मदद करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनी है। एक समस्या क्या है, अब मैं वो बात ऐसे कह रहा हूँ जो मुझे शायद चुनाव के दौरान कहनी नहीं चाहिए। संकेत इतना ही है कि ज़्यादा जरूरत छोटे किसान की है, बड़ा किसान फिर भी अपना काम चला रहा है।
अब छोटे किसान को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के बच्चों को अतिरिक्त व्यवसाय जो खेती के साथ जुड़ा हुआ हो, खेती का उत्पाद चाहे सब्जी है, फ्रूट है या उसका गेहूँ है, धान है, उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट और बना सके, वैल्यू एडिशन कर सके, उद्योग में आ जाए। तो इस उद्योग के लिए स्थान पर ट्रेनिंग हो रही है, स्किलिंग करा रहे हैं, लोन दिलवाते हैं। मुद्रा योजना में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक बिना किसी गारंटी के ये लोन दिलाया जाता है। तो यही काम है कि किसानों के बच्चे आगे आए। अब जमीन तो जिसकी 2 किले उसकी 4 तो भाई वो अपने आप करेगा तो करेगा, हमारे पास तो किसी सुन नहीं है। किसी की जमीन दूसरे के लिए ले नहीं सकते, कोई दूसरा बेचे तो वो ले, बेचने को या दान करने तभी हमें दिक्कत नहीं है। हमें तो यह है कि जमीन का 1 एकड़, 3 एकड़, 2.5 एकड़, 4 एकड़ इसमें किसान जरूर आ जाए। छोटे छोटे जमीन इसका जो रखने वाले वो आएगा नहीं है, लेकिन जमीनों की कीमत अच्छी हो गई है। अब ये बुहाना का इलाका है, यहाँ 4-5 साल पहले जो जमीन 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख एकड़ थी, आज वही जमीन 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए एकड़ हो गई। वही तो जमीन हो गई ना, वही है ना। क्यों हुई कि यहाँ विकास इतना हुआ। नेशनल हाईवे कितने कर गए यहाँ से, सोनीपत का नेशनल हाईवे अलग, जींद का अलग, पानीपत का अलग, रोहतक का अलग, और अब ये गोहना का एक बाईपास तो बन गया, दूसरे बाईपास की संभावना बड़ी हुई है और इंडस्ट्री में आ रही है। अब इंडस्ट्री को भी जो जमीन गुड़गांव में 15-20 करोड़ रुपये का मिलती है, वो वहाँ की बजाय यहाँ के 4 करोड़ 5 करोड़ में लेगा, लेकिन यहाँ और महंगी हो जाएगी और आगे बढ़ेगा। तो उद्योग ज़्यादा दिल्ली के इर्द फैल रहा है। उद्योग फैलने से हमारा किसान का बेटा, मेरा निवेदन इतना ही है कि पढ़ाई में तो आगे बढ़े, पढ़ाई के बाद हुनर का विकास यानी स्किल यूनिवर्सिटी में अलग से बनाइए पढ़ों में कि नौजवानों को 12,000 नौजवान 1 साल में स्किलिंग का कोर्स करके अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। हर किसी को सरकारी नौकरी से कम नहीं है, सरकारी नौकरी तो जितनी मिलती है आपको ही पता है, 1 साल में 20 से 25 हज़ार, अब 25 भी अब हुई है, वरना आज से 10 साल पहले तो ये 15,000 ही थी। तो अभी 20-25 हज़ार नौकरी हर साल मिल सकती है, इससे ज़्यादा है। और नौजवान कितने हर साल काम करने वाले 2 लाख नए रोजगार सामने आते हैं। तो इस 25,000 के बाद सबको या तो अपना पैतृक काम संभालना पड़ेगा या अपना निजी कोई काम व्यवसाय करना पड़ेगा। हमने तो विदेश के लिए भी रास्ता खोल दिया। टारगेट है कि 1 लाख बच्चों को, नौजवानों को विदेश में काम करने के लिए भेज सकें। उसके लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल अलग से बनाया, उसके लिए वहाँ से डिमांड भी आ रही है। अभी पीछे इजराइल में कुछ बार लड़े थे, संयुक्त पैसा के उस समय इजराइल में लड़ाई चल रही थी, लोगों ने आलोचना शुरू कर दी, बोला कि इजराइल में मारने के लिए भेजेंगे, कोई रोजगार के लिए जो जा रहे हैं हम नहीं भेजेंगे, अपने आप जा रहे हैं, बल्कि हम तो कभी ठीक ठाक रास्ते से भेजेंगे। लोग डंकी रूट से जा रहे हैं, डंकी रूट किसी को पता है, डंकी रूट किसी को पता है क्या डंकी रूट से जाना चाहिए, क्या नहीं जाना। आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता, यहाँ लालच में चला तो जाएगा, घर वालों से पैसे लेके भी खर्च कर देगा, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जान जोखिम में डालने जैसा काम है, 2 नंबर के धंधे में विदेश कभी नहीं जाना। इसलिए हमने सरकारी व्यवस्था की है, तो चाहे वो किसान हो चाहे किसान ना हो, हर एक बेरोजगार को रोजगार मिले, ये हमारी चिंता है, उसको बता रही है। ठीक है, मेरे गांव के सब लोग स्पेशलिटी ये कानून बनाए जाते हैं, ये लोगों के लिए बनाए जाते हैं, कानून अच्छे भी है। मैं कुछ कानून से तो लोगों को नुकसान होता है, वो कानून भेजता जा सकती है, वो कानून हटाई कहेगी। मेरे गांव में एक तालाब है जी, सफेद की तालाब है और वो खाली करा दिया गया है। 5 एकड़ का तालाब है जी, वो उसकी खुदाई नहीं हो पा रही, वो खुदाई क्यों नहीं हो पा रही? तो 5 लाख की फाउंडेशन है मेरे गाँव के, तो तालाब की खुदाई कराई जाए। मैं पंचायत फंड से अपनी पेमेंट करूंगा, चाहे प्रशासन करे, चाहे मेरे को इजाजत मिले खुदवाने की। ठीक है, खुदाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप गाँव का पैसा लगाओगे, आपको खुदाने की प्रस्ताव लगाया है, ठीक है, आदमी हुआ है। एक कॉपी लिखो। ठीक है, इस बार कोरोना काम में किया थे जी, और लोग पहले 12 गाड़ियां करता हूँ, एक गाड़ी पंचायत में सरकार
युवाओं के प्रति चल रही है, आपने बड़ा अच्छा हमारे लिए रखा। जो यूट्यूब पर चल रहे हैं ना और फोन पे ऐसी ऐसी वीडियो बना के डालते हैं जिससे युवाओं का हौसला बढ़ता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन यूट्यूब चैनलों को और युवाओं जो युवा ऐसे ऐसे वीडियो बना के डालते हैं, आप उनको हरियाणा सरकार की तरफ से ब्लॉक कराने की अनुमति प्रदान करें ताकि उनको ब्लॉक करके बंद किया जाए। ये मेरा आग्रह है, अगर सक्षम हो तो चाहूँगा कि आप इसका बारे में देखिए, ये जो बैठ जाओ, ये इन्फॉर्मेशन, ये सब साइड बैठ जाओ, मित्रों सुनो, आप बैठ जाओ। कोई बात आप लिख के लाए हो तो मैं इकट्ठे करूँगा कल साल। अब बोलने का इतना ज़्यादा नहीं होता ना, एक साथ ध्यान देके 10 मिनट मेरा भी बात सुन लो। बैठ माइक ले लो उनसे, माइक दोनों ले लो। हाँ आप बैठ जाओ। एक बार और एक बार आखिरी बार एक बार बोला राष्ट्रीय बोल चुके हैं सवाल, बोल चुके हैं। मैंने एक सवाल को बोला हुआ, उसका जवाब नहीं देना। जो बोला है सोशल मीडिया का, देखिए मित्रों, ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका कुछ नियम है, सोशल मीडिया के भी नियम बने हुए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो नहीं रहा। कारण क्या है, ये जो अखबारें हैं या टेलीविजन है, ये संस्थाएं थोड़ी 20-30-50 संस्थाएं, अखबार भी 20-30-50 हो गए, चैनल भी एक इलाके में नॉर्थ इंडिया में 50 हो गए। लेकिन ये सोशल मीडिया का सिस्टम ऐसा बढ़ गया कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल लेके कुछ भी अपना रिकॉर्ड करो और कुछ भी अपने मसाला लगाओ और जाके उसको सर्कुलेट कर दो। अब ये पकड़ में आ नहीं रहा हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कि कौन क्या बोलता है। हाँ, कोई अश्लील बात चलती है जिससे समाज में कोई ऐसा वातावरण खराब होने की बात आ जाए, या कोई किसी को धमकी देता है, या कोई झूठ मैंने उसको तोड़ मरोड़ करके, कई बार होता कुछ और है और उसमें तोड़ मरोड़ के सीन कुछ और लगाते हैं, यहाँ तक धड़ किसी और का है और गर्दन से ऊपर चला किसी और का है, इस तरीके से करा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर तो रोक लगाने के लिए पुलिस के पास पूरा कंट्रोल है। लेकिन कोई किसी को राजनीतिक तौर पर भी क्या दिखाता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये है एक कंपटीशन। उस कंपटीशन में भाई कोई दूसरा विरोधी इतना करता है, उससे ज़्यादा हम करें। अगर ये सोशल मीडिया के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, इसके लिए तो घर बैठे हुए जहाँ भी हम बैठे हैं, आधा घंटा 15 मिनट देखा, जवाब इसके फटाफट मारे, कुछ जवाब देना, उसको पॉजिटिव देना तो पॉजिटिव दो, नेगेटिव देना नेगेटिव दो, प्रशंसा करिए प्रशंसा करो, गाली देनी गाली दो, और इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। ये मांगी बात बताता हूँ, एक क्षणिक असर होता है इसका 10 मिनट पता है। हाँ, ग्रुप का ग्रुप जब एक ही ग्रुप होता है वो आपस में सर्कुलेट करता रहता है। आप कोशिश करो, आप हर एक ग्रुप में घुसो, नेगेटिव वाले में घुसो, पॉजिटिव वाले में घुसो, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव जवाब दो, नेगेटिव वाले को भी जवाब आप जो देना वो दो। ये कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में हमें अपनी भूमिका बनानी चाहिए। बहुत अगर मानो सरकार की ओर से सख्ती होने लगेगी तो ये अपने आप में कैसा ग्रुप बढ़ जाएगा, तो कोई गलत नहीं लगेगा। लो जी, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, लोकतंत्र का अधिकार कैसे छीन सकते हैं, गलत ढंग से कोई करेगा तो पकड़ते हैं, उसके खिलाफ तो केस भी बनता है, FIR भी होती है, उठा के अंदर करते हैं। लेकिन पार्टी के नाते हमको वो गालियाँ देगा और उसके खिलाफ करेंगे, तो ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये अपना। अब जो मैंने बात आपसे करनी है, मैं 10 मिनट वो करता हूँ।